Hello everyone. Class 11 Mathematics, Chapter number 4 Complex Number, Exercise 4.1. इसका बेसिक और एक्सरसाइज क्वेश्चंस दोनों ही आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ये वही चैप्टर है बेटा जो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमने जिसमें हमने ज़ीरोस फाइंड किए थे और रूट्स का नेचर भी हमने फाइंड किया था। जहाँ इसकी कहानी ख़त्म हुई थी वहीं से इस 11th क्लास में इस चैप्टर में इसकी कहानी शुरू होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो यहाँ से हमें इसके जो रूट्स है उसका नेचर अगर हमें फाइंड करने को आता है तो हम ज़ीरोस का नेचर कैसे फाइंड करते थे क्लास 10th में, याद है आप सभी को? चलिए कोई बात नहीं, हम एक फॉर्मूला लगाते थे 10th क्लास में, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब यहाँ पर ए बी सी की जो वैल्यूज़ है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो ए, एक्स का कॉफिशेंट बी, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन थे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वन, दैट मीन्स ए की जो वैल्यू है वो वन लेना है। एक्स का कॉफिशेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोई कॉफिशेंट है नहीं, एक्स ही नहीं है, टर्म ही नहीं है। कॉन्स्टेंट टर्म बेटा वो होती है जिसमें एक्स नहीं हो, वेरिएबल फ्री जो टर्म होती है वो, जो कि है यहाँ पर माइनस वन, वही हमारी सी की वैल्यू है माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं बी जो कि ज़ीरो है माइनस फोर, ए की वैल्यू आप यहाँ पर वन रख लीजिए और सी की वैल्यू माइनस वन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो डी की जो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से उसकी वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो माइनस माइनस प्लस, तो फोर वन ज़ा फोर, दैट मीन्स जो डी आया हमारा वो आया है फोर, ठीक है ना। और ये ज़ीरो से ग्रेटर है तो नेचर, अगर डी की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर होती है तो रियल रूट्स आपको मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और अगर डी की वैल्यू एक्जैक्ट ज़ीरो आती है तो आपको टू रियल इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर डी की वैल्यू ज़ीरो से लेस आती है तो इसमें जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा या एक्स की वो वैल्यू जिनको पॉलिनोमियल में रखने से ज़ीरो आता है उनको हम रूट्स बोलते हैं। वो इस लास्ट वाले केस में आपको लेस देन ज़ीरो अगर आता है डी तो नो रियल रूट्स, इसमें रियल रूट्स रियल नहीं होते हैं। ऐसे हम रूट्स का नेचर फाइंड करते थे अपनी क्लास 10th में, ठीक है ना। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। क्या हो अगर यहाँ पर आपको किसी क्वेश्चन में डी की जो वैल्यू है वो अंडर रूट माइनस वन आ जाए या फिर अंडर रूट माइनस टू, है ना। तो अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होता है, जब भी माइनस होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजनरी पार्ट उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपकी इसकी कहानी 11th क्लास में शुरू होती है, जब अंडर रूट में कोई वैल्यू कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होती है तो इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की लिस्ट में रखते हैं जिसको हम आयोटा बोलते हैं, आई से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और आई जो होता है ना वो होता है अंडर रूट माइनस वन, ठीक है। अंडर रूट माइनस वन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अंडर रूट माइनस वन आता है तो उसको आप आई लिख सकते हैं। अंडर रूट को हटाने से आई स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर, तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो माइनस वन, आई का मतलब है आयोटा, ठीक। यही एक इमेजिनरी पार्ट है जहाँ से आपकी 11th क्लास की कहानी शुरू हो रही है। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है आपकी टेक्स्ट बुक में, अंडर रूट माइनस वन, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैव आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, दिस मीन्स दैट आई is a solution of the equation x square plus 1 equals to 0. A number of the form a plus ib where a and b are real number is defined to be a complex number. Examples हैं आपके सामने 2 plus 3i या i3 minus 1 plus i under root 3 या 4 plus i under root minus 1 upon 11. These are the examples of complex number, ठीक है ना। यहीं for the complex number z equals to a plus ib, a को हम बोलते हैं रियल पार्ट और जिसको हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, आर ई जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड बी इज कॉल्ड द इमेजनरी पार्ट जिसको हम आई एम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने ले लेता हूँ, जैसे जेड इज इक्वल्स टू थ्री प्लस टू आई, ठीक है ना। तो जो z होता है ना बेटा, इसको ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस बी आई, ठीक है। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से तो जो a की वैल्यू है वो थ्री है और जो b है वो हमारा रहेगा टू, ठीक है। जो i का कोफिशिएंट है वो टू है, ठीक।
और यहाँ पर जो 3 रहेगा ना वो रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें आई नहीं है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ सेट, ठीक। और जो आपका 2i है, इसी को हम बोलते हैं, ये 2 है, हाँ, जेड में समझना, ये 2i, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया आई क्यूब, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर का मतलब होता है -1 इंटू आई, ठीक है। चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो एक बार और आपको रिकैप कर देता हूँ। पहला हमने समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। और जो दूसरा है वो हमने पता किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। आयोटा को हमने स्टडी किया, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब माइनस आई के इक्वल होता है, ठीक है। हमने इसके एग्जाम्पल्स भी स्टडी किए, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस आई बी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कंपैरिजन भी हमने किया, ठीक है। साथ ही साथ हमने क्लास 10th में जो पढ़ा है वो भी हमने स्टडी किया, कहाँ पर 10th की क्लास में ख़त्म हुआ था और कहाँ से हमें इसे शुरू करना है। और अब हम जो इसमें स्टडी करने जा रहे हैं इक्वलिटी, जैसे कि अगर कोई नंबर है 2 + 3i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सपोज ये इक्वल है 3 प्लस, सपोज ये इक्वल है a + bi के। तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग, a की वैल्यू 2 जो कि रियल पार्ट है, और जो b है वो रहेगा हमारा 3, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कवर करना है, उसके एग्जांपल्स एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है एवैल्यूट i पावर 9, ठीक है, तो इसको हमें एवैल्यूट करना है। तो सबसे पहले ये जो पावर है इसको आपको एक्सपेंड करना है। इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर पावर 4, क्योंकि पावर 4 टू 8 होता है। और यहाँ पर i की पावर 1, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर आप इस पर लगाते हैं तो i की पावर 9 वापस से हमें मिल जाएगा। आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1 जिसकी पावर 4, और यहाँ पर है इंटू में i, पावर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आएगा, और माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर है इसलिए +1 इंटू आई। तो जो फाइनल आंसर है वो है 1i। यही i पावर 9 का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसे ही क्वेश्चंस और भी आपके सामने हैं, जैसे कि सेकंड एग्जांपल i पावर 39। तो बताइए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हमें लिखना होगा आई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 39 है यहाँ पर, है ना, तो 19 2 ज़ा 38 होता है, तो हम इसको पावर 19 लगा देते हैं, ये 19 है, इंटू आई पावर 1। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आई पावर 39 हो जाएगा वापस से। फिर आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1, जो आपने देखा अभी कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है ये, और इसकी जो पावर है वो 19 इंटू आई जिसकी पावर 1 है, तो उसको हम आई लिख सकते हैं। और फाइनली माइनस के ऊपर ओड नंबर है इसलिए -1 पावर 19 का मतलब होगा -1 इंटू आई। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -1i, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस। चलिए एक और एग्जाम्पल आपके लिए है, एग्जाम्पल नंबर 3, 5/3 इंटू आई इंटू 2/25 इंटू आई, ठीक है। ये इवैल्यूएट करने के लिए आता है क्वेश्चन। तो बेटा सबसे पहले जो 5/3 है उसका मल्टीप्लाई आपको 2/25 से करना है। अगर इसको सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हम अपनी लोअर क्लासेस में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे या सिंप्लीफाई करते थे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 5/25 को कैंसिल कर सकता है, तो इसको हम सबसे पहले काट देते हैं यहाँ से, 5 5 से 25, ठीक है। और 2 और 3 डिविजिबल नहीं है,
तो ये हो जाएगा आपका 2/5, 3 सा डेनोमिनेटर का इंटू करेंगे हम, 3 का 5 से तो 15, और आई का मल्टीप्लाई अगर आप आई से करते हैं, ये दोनों आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर। और आपको पता है ना कि आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा आपका -2/15, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। बेटा जितने एग्जाम्पल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितने सॉल्व करेंगे, उतने ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक और एग्जाम्पल है आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। सपोज कि एक क्वेश्चन है 1+3i, इसकी पावर है 2, और आपको बोल दिया कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन इवैल्यूट करके भी आ सकता है, यहाँ पे पेपर में आएगा इवैल्यूट या फिर सिंप्लीफाई, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो चलिए इस पर आइडेंटिटी लगा दीजिए आप, a+b² जो आपकी 9th क्लास की आइडेंटिटी है, a² मतलब कि 1² प्लस b² होता है, इसका मतलब 3i², फिर फॉर्मूले में आता है 2ab, तो 2a का मतलब 1 और जो b है वो है 3i, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1² मीन्स 1, 3² मीन्स 9, और i² का मतलब होता है -1। ये पावर 2 दोनों के लिए है, 3 के लिए भी और i के लिए भी, इसीलिए i² -1 है और 3 का स्क्वायर 9 है, और ये 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6i। 1 9 का इंटू -1 से अगर हम करते तो -9। बेटा 1 और 9 को प्लस मत कर देना, चाहे बच्चे कितने ही बड़े हो गए हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बोर्ड मास रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं, वो 1 को 9 से 8 कर देते हैं और फिर -1 लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 में से 9 को, तो -8 और +6 है, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। यह आपका एग्जाम्पल 4। कॉम्प्लेक्स नंबर पर कुछ प्रॉपर्टीज है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, और यही प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पर भी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड वन मोर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन, नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स z1 कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 कोई अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करते हैं तो जो आंसर या रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, अगर हम z1 में z2 प्लस करते हैं या फिर z2 प्लस z1, तो वी विल गेट द सेम आंसर। इन दोनों में हमें सेम आंसर मिलेगा। इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, जैसे कि 2 + 3i प्लस ये 2 + 3i, ये z1 है, और z2 को सपोज कर लेते हैं हम 3 + 4i, ठीक है, ये z2 हो गया, ये LHS, ठीक है। अब इसको अगर हम LHS को सॉल्व करते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से आपको प्लस करना है, जैसे कि 2 और 3 को प्लस कर दिए, ये दोनों को प्लस कीजिए, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और इमेजनरी को इमेजनरी से 3 और 4 है ना, 3 और 4 कितना हो जाएगा टोटल 7i। अब यही आंसर आपका RHS का भी आना चाहिए। अगर RHS का यही आंसर आया है तो जो कम्यूटेटिव लॉ है वो वेरीफाइड भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। Z2 मीन्स 3 + 4i एंड Z1 2 + 3i, ठीक है। अब चलिए इनको अपन प्लस कर लेते हैं। तो 3 + 2, रियल पार्ट को रियल पार्ट से प्लस करो, 3 + 2 कितना हो रहा है 5,
और 4 और 3 कितना हो गया 7, ठीक है। तो देखिए LHS इक्वल्स टू RHS, ये वाला LHS और ये RHS, ठीक है, ये दोनों हमारे सेम है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके लिए होती है। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो होती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मीन्स Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है, और जो ग्रुपिंग है वो Z2 और Z3। तो अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर देंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, मीन्स Z1 और Z2 को एक ही ग्रुप में ले लीजिए और फिर इसके आंसर को आप Z3 से प्लस कर दीजिए, तो दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है एडिटिव आइडेंटिटी, मीन्स Z1 प्लस the existence of additive identity, there exists the complex number 0 plus I0 जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, इसी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। the existence of additive inverse we have the complex number a plus ib, तो इसका जो इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा -a प्लस -b, जिसको हम -z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इनमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ क्या यही सेम प्रॉपर्टी है, द क्लोजर लॉ, द कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर बेस्ड एग्जांपल्स लेना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो कि ये सभी प्रॉपर्टीज़ और लॉज आप ऑलरेडी आपकी 8th 9th 10th क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं, न्यू नहीं है आपके लिए। इनका सिंप्लीफिकेशन मेथड वैसे ही है जैसे हम अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं, सिर्फ यहाँ आई जो है आयोटा वही आपके लिए न्यू है, बाकी सिंप्लीफिकेशन रूल्स वगैरह सब सेम है, ठीक है। और यहाँ देखिए टेक्स्ट बुक में सारा मेंशन है, आई क्यूब इसको सिंप्लीफाई करके भी दिखाया है, -i के इक्वल होता है i⁵, i⁴ 4, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, ये सब हम एक्सरसाइज में अंदर में इन सभी को और भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ये रही आपकी, ये -b का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर पर बेस्ड, ठीक है। ये आपकी 9th क्लास की आइडेंटिटी पर बेस्ड, लास्ट 4th a स्क्वायर -b स्क्वायर पर बेस्ड, तो यही एप्लीकेबल है कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी, सेम आइडेंटिटीज़। एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए यहाँ पर, ये लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो देखो आप, बेटा है ना, यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है ना, इसमें अगर कटिंग हो रही है तो आप काट सकते हैं, जैसे ये 5 से 5 को आप काट सकते हैं, ठीक है। तो 5 कैंसिल हो गया, अब बचा कौन, -3, ठीक है। और i का i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो i का i से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, i²। तो फाइनल जो आंसर होगा वो हो जाएगा -3 इंटू, अब बताओ आप i² की वैल्यू क्या होती है, हाँ -1 है ना। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और 3 1 जा 3, तो फाइनल आंसर कितना हो गया इसका, 3। समझ में अगर आपको नहीं आए ना बेटा तो आप मुझे बता दीजिए, तो हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन था वो था i⁴ प्लस i⁴ 19। अब देखिए नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं i² इंटू 4 टू साइड हो जाएगा, ओके, इंटू में i⁴ 1 प्लस 19 को भी ब्रेक कर लो तो इसको अपन लिख सकते हैं i² इंटू कितना, 9 टू 18 होता है, और i⁴ 1 19 हो जाएगा टोटल। नेक्स्ट अब i² को हम लिख सकते हैं -1
और ये जो 4 है ये पावर आ जाएगी 1 के ऊपर, -1 के ऊपर, और आई सेम टू सेम रहेगा। आई स्क्वायर फिर से है यहाँ पर -1, और जो पावर 9 है वो इसके ऊपर लग जाएगी। आई स्क्वायर -1 हो गया, ध्यान रखना, इंटू आई पावर 1। अब देखिए -1 की पावर इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव आंसर, +1, और ये इंटू आई की पावर -1 की पावर 9 है जो कि ऑड नंबर है पावर, तो -1 की पावर 9 का मतलब होता है -1 इंटू आई। बोडमास रूल्स के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई, 1 इंटू आई 1i -1i। अब ये अगर आप इसको 1i में से 1i माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ये इसका प्रॉपर सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी ले सकते हैं। देखो जो थर्ड क्वेश्चन है वो अब मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। थर्ड क्वेश्चन है आई पावर -39। तो आई पावर -39 ये तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन ना एक काम करते हैं, पहले पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाइए आप। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/आई पावर 39, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप, पावर पॉजिटिव होगी रेसिप्रोकल करने से। अब 1/39 है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू 19, क्योंकि 19 2 सा 38 होता है, लेकिन हमें 39 चाहिए तो आई की पावर 1 और ले लेते हैं, ये इंटू है हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब आई स्क्वायर को आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 और 19 इसकी पावर इंटू में क्या हो जाएगा आई, ठीक। अब देखो 1/, और -1 की पावर 19 का मतलब होता है -1, और इंटू में आई ऑलरेडी है। अब 1 इंटू आई कितना हो जाएगा, ये हो गया अपना 1/i, और ये नेगेटिव रहेगा यहाँ पर है ना, -1/i। बट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है, वो डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ना, इसका हमें जैसे हम रेशलाइज करते थे ना 9th क्लास में, वैसे ही हम इसकी स्टेप को फॉलो करेंगे। आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। तो इससे ये होगा कि हमारा जो आई है ना वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा -1i, और डेनोमिनेटर में आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, जिसको हम -1 लिख सकते हैं। तो -1 से -1 को आप काट सकते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा आई। यही इसका सिंप्लीफिकेशन वाला आंसर है, ठीक है। ऐसे ही बेटा इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है उनको ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, बट उनका कहना है कि इसको a+ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अभी आपने देखा कि थर्ड वाला जो आंसर है वो हमारा क्या आया था, आई, तो इसको हम a+ib के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका आंसर था आई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0+1i, ठीक है। तो ये हमारा हो गया a+ib के फॉर्म में एक्सप्रेस। तो कंपैरिजन से जो a है वो हो जाएगा 0, और जो b है वो हो जाएगा 1, ठीक है, कंपैरिजन से। बट ये वैल्यूज़ उन्होंने पूछी नहीं है, हमें सिर्फ इसको एक्सप्रेस करना था इसके फॉर्म में, जो हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्रेस करके बता दिया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को भी जो फाइनल आंसर है उसको एक्सप्रेस कर देना आप सभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखो ये रहा, कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, ये 1 - i -1 + 6i। तो इसी क्वेश्चन को अपन है ना यहाँ से, वैसे इसी एरिया में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, इतने से पार्ट का है। 1 - i 1 - i, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस -1 +
i6, ठीक है, ये 6 है। चलो अब ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो 1 माइनस आई, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +1 और माइनस प्लस माइनस 6i। चलो अब ये 1 और 1 रियल को रियल से प्लस कर दीजिए आप, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 और -1i और -6i कितना हो जाएगा, ये -7i। ये देखिए इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा ना 2 है, एक मिनट, हाँ, 1 और 1 कितना हो गया 2 और -1i और -6i कितना हो जाएगा, माइनस का 7i। ये इसका फाइनल आंसर है। यही a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है, a प्लस आई बी के फॉर्म में ऑलरेडी अब एक्सप्रेस हो गया है। तो बताओ कंपेयर करके a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी कंपेयर करने से, -7, ठीक है ना, b की वैल्यू -7। ये कंपैरिजन है, लेकिन उन्होंने ना कंपैरिजन का नहीं बोला, a और b की वैल्यू का नहीं बोला उन्होंने, बस ये यहीं तक इसका फाइनल आंसर है।